चलिए अस्सलाम वालेकुम। आज हम उर्दू का पीरियड कंटिन्यू करेंगे, पीरियड 2 उर्दू का, जिसमें हम आज देखने वाले हैं ज़बान की आमोज़िश और इक्तिसाब। कल हमने ज़बान और क़वाइद के ताल्लुक से तफ़सीली मालूमात हासिल की है। आज हम ज़बान की आमोज़िश क्या है और इक्तिसाब क्या है, इन दोनों चीज़ों पर तफ़सीली गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह। अब देखिए कि बार-बार हमें सिटेट के अंदर आमोज़िश और इक्तिसाब, उर्दू में हम कहते हैं जिन्हें, और इंग्लिश में कहते हैं कि लर्निंग एंड एक्विज़िशन, ये बार-बार हमारे सुनने में और देखने में आते हैं। आज हमको इसके बारे में तफ़सीली जानना है कि वाक़ई में आमोज़िश किसे कहते हैं और इक्तिसाब किसे कहते हैं, ताकि हमें और मज़ीद नफ़सियाती पहलू हमारे सामने निकल कर आएँ और हम अच्छे से उसे एक्सप्लेन कर सकें। तो अब देखिए यहाँ पर कि आमोज़िश की तारीफ़ तजुर्बात की बुनियाद पर आम तौर पर 2 चीज़ें होती हैं। शुरुआत में भी हमने कहा था कि एक चीज़ ये है कि इक्तिसाब और दूसरी चीज़ है आमोज़िश। अगर मैं आपको इक्तिसाब के मानी समझा दूँ, तो आप आसानी से आमोज़िश के मानी भी आसानी से समझ सकते हैं। शुरुआत में हमने कहा था कि इक्तिसाब जो है वो उर्दू ज़ुबान यानी हमारी मादरी ज़ुबान के लिए ख़ास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, मादरी ज़ुबान के लिए। ठीक है? तो आमतौर पर हम देखते हैं कि आमोज़िश की तारीफ़ के आमोज़िश में हम ख़ास तौर पे देखते हैं कि तजुर्बात की बुनियाद पर, लर्निंग की बुनियाद पर हमारे बर्ताव में और हमारे इल्म में जो तब्दीली आती है, तो उसे हम आमोज़िश कहते हैं। आमोज़िश का मतलब होता है कि हम जो सीखते हैं, बाज़ाब्ता तौर पर जो चीज़ हम सीखते हैं, जैसे उर्दू हम बाज़ाब्ता नहीं सीखते बल्कि हम उसे इक्तिसाब करते हैं। उर्दू हमारी मादरी ज़ुबान है और हम फ़ितरी तौर पर उसे सीखते हैं। फ़ितरी तौर पर किया जाने वाला जो लर्निंग है, जो इक्तिसाब है, उसे हम इक्तिसाब कहते हैं, ठीक है? और इक्तिसाब का अमल जो है वो पैदाइशी तौर पर शुरू हो जाता है, पैदाइश के बाद से ही। इसीलिए आमतौर पर हम 4 साल की उम्र तक मादरी ज़ुबान सीख लेते हैं अच्छे तरीके से। हमको मादरी ज़ुबान कोई सिखाता नहीं है कि आपको ऐसा कहना है, ऐसा कहना है, ज़माने माज़ी, ज़माने हाल, था, थी, ये तमाम अल्फ़ाज़ हम खुद ब खुद सीखते हैं। बच्चे को हम ग्रामेटिकल उर्दू नहीं सिखाते, बल्कि खुद ब खुद बच्चा सीख जाता है। और बच्चा जब पहली मर्तबा स्कूल में 6 साल की उम्र में दाखिल हो जाता है, तो तकरीबन उसके अल्फ़ाज़ जो तो उसके पास 5000 अल्फ़ाज़ उसकी वोकैब्युलरी जमा हो जाती है। इसकी बनिस्बत अब सेकंड जो लैंग्वेज होती है, जिसे हम स्टेट लैंग्वेज कहते हैं, जिसे मदर इंग्लिश ज़ुबान है, या फिर मान लीजिए हमारी स्टेट लैंग्वेज मराठी लैंग्वेज ले लीजिए आप, तो ये ज़बानों को हमें सीखने की ज़रूरत होती है। जो ज़बानें सीखी जाती है जानबूझ के रस्मी तौर पर, उन तमाम ज़ुबानों को सीखने का अमल आमोज़िश कहलाता है। समझ रहे हैं आप? अब देखिए कि मुख्तसर में हमने आपको बता दी, दोनों चीज़ें आपकी समझ में आई होगी कि आमोज़िश क्या है और इक्तिसाब क्या है। हमने इक्तिसाब के बारे में नॉम चॉम्स्की जो माहिर नफ्सियात हैं, उनके बारे में भी हमने थ्योरी देखी है कि बचपन से ही ज़बान के ताल्लुक से हमारे पास एलएक्यू होता है। एलएक्यू जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एलएक्यू, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जिसे हम कहते हैं। ये किसने प्रपोज़ किया था? ये कौन से माहिर नफ्सियात ने बताया था कि हमारे हमारे पास जो है हमारे पास माहिर नफ्सियात ने ये कहा था, नॉम चॉम्स्की ने, कि हर इंसान के पास, हर पैदाइशी बच्चे के पास एलएक्यू होता है। एलएक्यू क्या है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है। ये एक हमारी इन्नेट एबिलिटी है, जिसका पूरा कनेक्शन जो है मादरी ज़ुबान से होता है, जिसमें बच्चा जो है फ़ितरी तौर पर ज़बान सीखने का अमल अपने अंदर जारी कर लेता है। ठीक है? इसी तरह दूसरी ज़ुबान जिसे हम कहते हैं सेकंड लैंग्वेज, उसके लिए हम ख़ास तौर पे बाकायदा तौर पर सीखते हैं, उसे हम आमोज़िश कहते हैं। जो शऊरी तौर पर हासिल करते हैं, उसूलों के साथ, पाबंदी के साथ, बार-बार मश्क करते हैं,
ये तमाम तरह की जो कोशिशें हैं वो आमोज़िश कहलाएगी। तो हमने आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश की है कि आमोज़िश क्या है और इक्तिसाब क्या है। समझ में आया? समझ में आया आपके? आवाज़ आ रही है सभी को? ओके। तो बहुत कम टाइम में अगर आपको समझना है तो मादरी ज़ुबान के बैकग्राउंड में आप ये समझ लीजिएगा कि इक्तिसाब एक ऐसा अमल है जो फ़ितरी तौर पर सीखा जा सकता है और इक्तिसाब की बुनियादी मिसाल हमारी मादरी उर्दू ज़ुबान है। आमोज़िश वो तमाम काम आमोज़िश में आएँगे जो हम रस्मी तौर पर सीखेंगे, शऊरी तौर पर सीखेंगे, बाज़ाब्ता सीखेंगे, उसूल व ज़वाबित के साथ सीखेंगे, वक़्त देकर सीखेंगे, ठीक है? तो मादरी ज़ुबान के बाद जितने भी हमारे स्किल्स आएँगे, जैसे कि आप कुछ भी ले लीजिए, आप खाना-पीना, उठना-सोना, इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं। अब डॉक्टर है, वो डॉक्टरी का इल्म हासिल करता है, तो वो आमोज़िश कहलाएगा, इक्तिसाब नहीं कहलाएगा। अगर कोई साइकिल चलाना सीखता है, तो वो साइकिल चलाने के सीखने का अमल जो है, वो आमोज़िश कहलाएगा। ये जितनी भी चीज़ें जो हम स्किल्स हैं, जो हम अपने अंदर महारतें पैदा करते हैं, वो तमाम महारतें ख़ास तौर पे आमोज़िश के दायरे में आएगी। ठीक है? समझ में आया सभी को? चलिए, अब उसके बाद हमें देखना है कि ज़बान का नफ़्सियाती पहलू हमें देखना है। ज़बान का नफ़्सियाती पहलू, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। दुनिया का हर बच्चा आमतौर पर ये जनरल फिनोमिना है कि 4 साल की उम्र तक आस-पास जो कोई भी ज़बान उसकी तरफ बोली जाएगी, उसके अहल-व-अयाल में, उसके ख़ानदान में, वो ज़बान सीख लेगा। वो ज़बान को फ़ितरी तौर पर रोज़मर्रा के माहौल से सीखता है। ठीक है? तो ये जो सीखने का अमल है ज़बान को, तो माहिरीन नफ्सियात अलग-अलग अपने नज़रियात पेश करते हैं, जिन्हें हम बिहेवियरिस्ट कहते हैं क्योंकि अब ये ज़बान जो सीखने का अमल है, वो बिहेवियर पर डिपेंड करता है, किस तरह बच्चे किन-किन बिहेवियर से सीखते हैं। तो जितने भी बिहेवियरिस्ट हैं, जिसे हम माहिर किरदारियत कहते हैं, ठीक है? कंस्ट्रक्टिविस्ट अलग हैं अप्रोच, बिहेवियरिस्ट अप्रोच अलग हैं, ठीक है? तो हम बिहेवियरिस्ट जो माहिर किरदारियत पसंद माहिर नफ्सियात हैं, उनके नफ्सियात को हम देखेंगे, उनके नज़रियात को हम देखेंगे। 2 ऐसे चंद ऐसे माहिर नफ्सियात हैं जिसमें पॉलो है, स्किनर और अल्बर्ट बांदोरा है। ये 3 माहिर नफ्सियात बिहेवियरिस्ट में आते हैं, माहिर किरदारियत पसंद में आते हैं, ठीक है? जो ये कहते हैं कि बच्चे पैदा होने के बाद उसका जो ज़हन होता है, वो एक कोरी तख्ती के मानिंद होता है, कोरी स्लेट के मानिंद होता है, जिसमें बच्चे के अंदर जो कुछ भी आप वोकैब्युलरी डालोगे, सही सिखाओगे तो बच्चा सही सीखेगा, गलत सिखाओगे तो बच्चा गलत सीखेगा। अगर आप कुछ भी उसके अंदर ज़हन में लिखोगे, तो कुछ भी उसके ज़हन में लिखा जा सकता है, मानो कि बच्चा एक कोरी स्लेट है। ये कौन कह रहा है? माहिर किरदारियत पसंद कह रहे हैं, पाउलो स्किनर और अल्बर्ट बांदोरा, ठीक है? अब हम एक-एक से उनके बारे में देखेंगे। पाउलो और स्किनर के मुताबिक ज़बान का सीखना मुहर्रिक और रद्द-ए-अमल के दरमियान का ताल्लुक है, एसोसिएशन है। आपने पाउलो के और स्किनर के दीगर नज़रियात को भी देखा होगा। चिंपैंज़ी का नज़रिया है, कबूतर का जो एक्सपेरिमेंट है, आपने दीगर जो डिएट की जो नफ्सियात की बुक में जो तजुर्बात हैं, उसमें देखा होगा। तो ये जो लोग हैं, ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स पर बात करते हैं। मुहर्रिक और रद्द-ए-अमल के ऊपर बात करते हैं कि हमेशा इनका कहना होता है कि जो भी अमल होता है, वो स्टिमुलस के नतीजे में होता है। स्टिमुलस के नतीजे में रद्द-ए-अमल होता है और ये दोनों का ताल्लुक जो है एसोसिएशन वो ज़बान सीखने का अमल है। यहाँ पर ज़बान के बारे में इस तरह की ये बात कहते हैं कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो बच्चे को मुहर्रिक देती है, स्टिमुलेट करती है और स्टिमुलेट करने के नतीजे में बच्चा रद्द-ए-अमल देता है और रद्द-ए-अमल और स्टिमुलेशन इन दोनों का जो एसोसिएशन है, वो ज़बान सीखने का अमल बन जाएगा। कैसे हो जाएगा ये? कि आम तौर पर आप देखिए कि वो कहते हैं कि मश्क है, नक़्ल है और रटने से हासिल होता है। यानी बच्चा अपने बार-बार अपने माँ से अल्फ़ाज़ सुनता है, बाप से अल्फ़ाज़ सुनता है और उन्हीं अल्फ़ाज़ को बार-बार दोहराता है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स, स्टिमुलस क्या है कि अगर पानी नज़र आ रहा है बच्चे को, तो बच्चे के सब लोग कहेंगे कि पानी पियो बेटा, पानी पियो बेटा। तो पानी नज़र भी आ रहा है और उसके अंदर एक मुहर्रिक भी है जो उसे प्यास के लिए
प्यास लगी है, इस तरह का मुहर्रिक बच्चे के अंदर भी है। तो बच्चा पानी को देखता है, पानी बच्चे के लिए स्टिमुलस है, मुहर्रिक है, और बच्चा उस स्टिमुलस को देखकर पा कहता है या पानी कहता है या कहता है, इस तरह की आवाज़ें कहता है। तो ये जो कम्युनिकेशन है स्टिमुलस का और बच्चे का, तो यहाँ पर पॉलो और स्किनर का नज़रिया आपने ज़बान के लिए देखे हैं। उसके बाद आगे देखना है अल्बर्ट बांदोरा का समाजी आमोजिश का नज़रिया। ठीक है, ये बहुत शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आपको सीडीपी में भी इसके अल्बर्ट बांदोरा का समाजी नज़रिया पढ़ना है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं अल्बर्ट बांदोरास सोशल लर्निंग थ्योरी। अब यहाँ पे पूरा के पूरा कंसेप्ट जो है वो सोशल लर्निंग के बेस पर है, यानी समाजी आमोजिश है। समाजी यानी कि हमारे अतराफ का मुशाहिदा, माहौल का मुशाहिदा। ठीक है, अब अल्बर्ट बांदोरा कहते हैं कि बच्चे की ज़ुबान की नशोनुमा मॉडल के बर्ताव के मुशाहिदे और तकरीर पर मुनहसर होती है। मॉडल से मुराद क्या है यहाँ पर? मॉडल से मुराद यहाँ पर कोई भी शख्स हो सकता है, यानी कि माँ हो सकती है, बाप हो सकता है, या घर में जो अहले ख़ानदान हैं, वो तमाम लोग बच्चे के लिए मॉडल हैं और उनके बर्ताव का मुशाहिदा बच्चा करता है, उनके बर्ताव की बच्चा तक़लीद करता है यानी कॉपी करता है, और यही बर्ताव का लोगों के मुशाहिदा, लोगों के बर्ताव की तक़लीद, यही बच्चों के लिए क्या साबित होती है? रीइंफोर्समेंट साबित होती है। रीइंफोर्समेंट को उर्दू में कहते हैं कमक कहते हैं। ठीक है? स्टिमुलस की तरह ही कि वो देखकर उन्हें इंस्पायर होते हैं, वो देखकर उन्हें सीखने की कोशिश करते हैं। और आगे कहते हैं कि कमक के बगैर भी हो सकता है। इनके नज़रियों का मानना है कि मॉडल के बच्चे अल्फाज, ज़बान की तश्कील नहीं सीख पाते। बच्चा जिस माहौल में रहता है, इसमें रहने वाले अफराद यानी मॉडल जो ज़बान बोलते हैं, बच्चा वही सुनता है और वही दोहराने की कोशिश करता है। ठीक है? तो मान लीजिए अगर शॉर्ट में आपको कहना है, समाजी आमोजिश का नज़रिए से क्या मुराद है कि बच्चा समाज में रहने वाले मॉडल के बर्ताव के मुशाहिदे से सीखता है, उनकी तक़लीद से सीखता है। ठीक है? समझ में आ रहा है आपके? ओके, ओके। नेक्स्ट है नॉम चॉम्स्की का नज़रिया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसके बाद आने वाला नज़रिया। नॉम चॉम्स्की। आमतौर पर इनके नज़रिए पर सवालात पूछे जाते हैं और काफ़ी सवालात इससे ताल्लुक़ रखते हैं, उर्दू के अंदर भी और सीटेट के अंदर, सीडीपी में भी। नॉम चॉम्स्की ये माहिर नफ्सियात थे, जिनके मुताबिक जो चीज़ें उन्होंने बताई है वो चीज़ें आपको नोट डाउन करना है। नॉम चॉम्स्की कहते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है, तो पैदा होने के साथ ही बच्चे के अंदर ज़बान सीखने की सलाहियत पैदा होने के साथ ही लेकर आता है बच्चा। और वो जो सलाहियत है, उसी सलाहियत को एक ख़ास आला ऑपरेट करता है। आला यानी जो है एक डिवाइस, बच्चे के दिमाग में एक डिवाइस होता है। डिवाइस मतलब यू कैन नॉट फाइंड आउट इन चाइल्ड ब्रेन। आप उस बच्चे के अंदर ढूँढ कर नहीं निकाल सकते। लेकिन नॉम चॉम्स्की कहते हैं कि हर बच्चे के अंदर एक आला होता है, जो देखा नहीं जा सकता, बस एक आला का नाम रखा उन्होंने, जिसे उन्होंने नाम रखा एलएडी। अभी हमने आपको बताए एलएडी यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ज़बान सीखने का आला। ये हर बच्चे के अंदर होता है और ज़बान सीखने की बुनियादी उसूल बच्चे में पैदाइशी। समझ में आया आपके? इसका फोल्डिंग क्या है? इसका फोल्डिंग समझ में आया मिसबा? हेलो, तो यहाँ पर हमने MKO देखा, मोर नॉलेजेबल पर्सन। ये तमाम कंसेप्ट किसने पेश किया? हेलो, ये तमाम कंसेप्ट हम किसने पेश किया? ये आवाज़ आ रही है सभी को? तो यहाँ पर इसका फोल्डिंग, जिसे हम मचानबंदी कहते हैं, वो चीज़ें आपको समझ में आ गई, जिसमें मोर नॉलेजेबल पर्सन कोई भी। जी रिपीट करो। वही से था।
जी, वहीं से वो हो गया था, आवाज़ म्यूट हो गया था। चलिए, देखिए वाइगोट्स्की ने जो चीज़ें हमारे सामने पेश की हैं वो ज़बान के ताल्लुक़ से दो चीज़ें ही हमने देखी हैं, क्योंकि हम उर्दू ज़बान की बारे में पढ़ रहे हैं या ज़बान के ताल्लुक़ से हम पढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट के ताल्लुक़ से। तो वाइगोट्स्की ने दो ही चीज़ें यहाँ पर पेश की हैं कि बच्चा दो तरीक़े से कलाम करता है, एक एगोसेंट्रिक जिसे हम अनाप्रस कहते हैं, ख़ुद से बात करना, और दूसरा है समाजी ज़ुबान, वो यानी बच्चा दूसरों से बात करता है। ठीक है, और इतना ही यहाँ पे ज़बान के ताल्लुक़ से यहाँ पे मैटर क्लोज। उसके बाद वाइगोट्स्की का जो दूसरा नज़रिया आमोजिश के ताल्लुक़ से है, लर्निंग के ताल्लुक़ से है, वो यहाँ पर पेश किया गया है आमोजिश के लिए। उसने एक मरहला पेश किया जिसे हम स्काफोल्डिंग कहते हैं, उर्दू में कहते हैं मचान बंदी। ठीक है, तो उसने कहा कि तलबा जब सीखते हैं, ग्रुप में काम करते हैं, तो आमोजिश के छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करके आपस में ताउन से काम करते हुए बड़े बड़े मकासद को हासिल करते हैं। यानी ज़्यादा ज़हीन तलबा कम ज़हीन तलबा की भी मदद करते हैं। ठीक है, यानी कि जो एक्सपर्ट बच्चे होते हैं तो वो कमज़ोर बच्चों की मदद करते हैं। ज़्यादा ज़हीन कोई भी हो सकता, ज़्यादा ज़हीन सीनियर स्टूडेंट भी हो सकता है, ज़्यादा ज़हीन वालिद भी हो सकता है, ज़्यादा ज़हीन भाई बहन टीचर कोई भी हो सकता है। उसी ज़्यादा ज़हीन आदमी को, पर्सन को वाइगोट्स्की ने नाम दिया MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई। उसके बाद आगे देखिए जी। कि वाइगोट्स्की कहते हैं कि इंसान ख़ुद जितनी नशोनुमा कर सकता है वो हकीकी नशोनुमा की तरह एक्चुअल लेवल ऑफ डेवलपमेंट कहलाती है। यानी कि उसमें नशोनुमा की जितनी गुंजाइश होती है वो मुमकिना नशोनुमा की सतह से कहलाती है। यानी कि जितना पोटेंशियल है बच्चे में डेवलपमेंट के ताल्लुक़ से, तो वो लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट कहलाएंगी। दो डेवलपमेंट है, एक एक्चुअल डेवलपमेंट और एक है पोटेंशियल डेवलपमेंट। ठीक है, अंदर का जो है आपको नज़र आ रहा है जी। सर्कल के अंदर का जो हल्का है तो वो कहलाएगा लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। अच्छा। ठीक है, ये बच्चे का लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट है, और दूसरा है उसका लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, PD। इन दोनों के दरमियान का जो फ़र्क नज़र आ रहा है आपको, ये फ़र्क अगर आपको मिटाना है, ठीक है, ये फ़र्क आपको कम करना है, बच्चे के पोटेंशियल तक लेके जाना है, तो इसी जोन को, इसी हलक़े को ZPD कहते हैं। ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या चीज़ है, क्या भला है? तो एक ऐसा हलक़ा है, एक ऐसा लेवल है जहाँ पर जिसको हम मचान बंदी से पुर करते हैं। यानी उसे जो गैप है बच्चे की पोटेंशियल ले जाने तक का जो मरहला है वो हम मचान बंदी कहलाता है, स्काफोल्डिंग कहलाता है। स्काफोल्डिंग का मतलब क्या है आम ज़ुबान में अगर मैं आपसे कहूँ तो मदद करना बच्चे की। कैसी मदद करना कि बच्चा उसकी प्रॉक्सिमल पोटेंशियल डेवलपमेंट तक जाए। इसकी एक आसान सी मिसाल मैं आपको दे सकता हूँ कि बच्चा जब साइकिल चलाता है, ठीक है, तो छोटे छोटे हिस्सों में बच्चा साइकिल चलाता है। पहले बच्चा अगर साइकिल चलाना सीखनी ही है तो हाथ में पकड़ कर चलाता है, ये उसकी पहली स्टेप। दूसरी स्टेप ये होती है कि बच्चा पैडल मारता है। तीसरी स्टेप ये होती है कि वो क्रॉस, जिसे हम आम ज़ुबान में कैंची कहते हैं, वो कैंची चलाता है। फिर वो गिरता है, पड़ता है, संभलने की कोशिश करता है, और आखिर में वो अपनी जो लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट और लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट के जो बीच का जो गैप है, जिसे हम ZPD कह रहे हैं, वहाँ तक आता है जहाँ पर बच्चे को सिर्फ सहारे की ज़रूरत होती है। बच्चा सीख चुका, लेकिन कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए एक ऐसा सहारा चाहिए जो बस पीछे उसके वालिद या वालिदा या टीचर उसको बस पीछे के स्टैंड को पकड़ें, और बच्चा लगता है कि अब मुझे पकड़ा हुआ है। उसके बाद टीचर क्या करता है, जैसे जैसे बच्चे को साइकिल चलाना आ चुकी, वो पीछे वाला मोर नॉलेजेबल पर्सन बच्चे की साइकिल पे से हाथ हटा देता है और बच्चा उसके बाद खुद ब खुद चला देता है।
इस तरह की जो मदद है वो स्काफ फोल्डिंग कहलाएगी। समझ में आया? जी। तो ये किसने नज़रिया पेश किया? वाइगोट्स्की ने। और ये ज़बान के ताल्लुक़ से दो ही चीज़ें, आप बार बार कह रहा हूँ कि ज़बान के ताल्लुक़ से दो ही चीज़ें पेश की वाइगोट्स्की ने, एक ईगोसेंट्रिक और एक दूसरा सोशल लैंग्वेज, खुद से बात करता है, समाज से बात करता है। और दूसरा जो आमोजिश के ताल्लुक़ से पेश किया वो स्काफ फोल्डिंग, ये CDP में भी आपको पढ़ना है। समझ में आया? जी सर। अब ज़बान देख लिया आपने, ज़बान के मुतालिक एक्विजिशन देख लिए, आमोजिश देख लिए। अब देखना है फ़न तालीम और मुतल्लिक़ा नज़रियात। आप टीचर बनने वाले हैं तो फिर ये कौन कौन से नज़रियात हैं पेडागोगी के जो टीचर को मालूम होने चाहिए, क्योंकि NCF कहता है कि जो भी टीचर है बच्चे को नफ्सियात, टीचर को बच्चों की नफ्सियात पता होनी चाहिए, पेडागोगी मालूम होनी चाहिए। इसीलिए आपको सीटेट में पेडागोगी रखा गया है। तो पेडागोगी क्या है? फ़न तालीम या दरसियात, जिसे इंग्लिश में हम पेडागोगी कहते हैं, जो आप उर्दू में भी पढ़ते हैं, CDP में भी पढ़ते हैं। ये दो अल्फाज से मिलकर बना है। नंबर 1 है पेडोस और दूसरा है अगागोस। ठीक है, पेडोस के मायने हैं, दोनों को मिलाकर बनती है फ़न तालीम, जिसके मुराद यहाँ पर ली गई है बच्चों की तालीम, बच्चे की रहनुमाई। ठीक है, पेडोस के माने बच्चा होता है, पेडोस के माने है बच्चा, और अगागोस के माने है रहनुमा। दोनों से मिलकर बना पेडागोगी, बच्चे की रहनुमाई। तकनीकी तौर पर पेडागोगी के तहत तालीमी अमल का मुताला। अब ये बात सिर्फ यहाँ तक नहीं सिमट गई कि बच्चे की रहनुमाई है, तो पूरे तालीमी निज़ाम पर पेडागोगी को देखा जाए तो हम उसके अंदर तालीमी अमल का मुताला करते हैं, असातिज़ा की भी रहनुमाई करते हैं, दरसियात की तैयारी भी करते हैं, नज़रियात की तैयारी करते हैं, तुलबा की आमोजिश का अंदाज़ा क़द्र भी करते हैं, जायज़ा लेते हैं, उनकी नशोनुमा के मराहिल तय करते हैं। ये तमाम चीज़ें हम पेडागोगी में तय करते हैं। तो ख़ास तौर पर ज़बान की जो पेडागोगी है उसकी जो नज़रियात हैं, सबसे पहला है साख्ती नज़रिया। ज़बान की पेडागोगी में जो नज़रियात को खुसूसी अहमियत हासिल है, वो सबसे पहला नज़रिया है साख्ती। साख्त से मुराद स्ट्रक्चर। हम ये पूरा के पूरा जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ज़बान के ताल्लुक़ से पढ़ रहे हैं, ये आपके जहन में होना चाहिए। तो किसकी साख्त हम पढ़ रहे हैं? ज़ुबान की साख्त पढ़ रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? आवाज ब्रेक हो जा रही है बीच में। जी सर। जी, किसी एक को अगर मसला हो तो वो बता सकता है, बाकी सभी को आवाज़ आ रही है? जी सर। ओके, जी सर, क्लियर है आपकी वॉइस। ओके, जिसको मसला आ रहा है थोड़ी अपनी जगह चेंज कर कोशिश कीजिए, शायद आवाज़ आ जाए आपको, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम ज़बान की साख्ती नज़रिए के तारुफ से पढ़ रहे हैं कि ज़बान की स्ट्रक्चर क्या है। ये वही चीज़ें हैं जो अभी हमने थोड़ी देर पढ़ी हैं, इल्मे नहू, इल्मे सर्फ। ठीक है, उसे हम स्ट्रक्चर कहते हैं कि ज़बान की साख्त कैसी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। उर्फ़ तहजी, उसके बाद उर्फ़ तहजी के बाद अल्फाज की तश्कील, अल्फाज की तश्कील के बाद जुमलों की तश्कील, जुमलों की तश्कील के बाद अमली क़वाइद, रमूज़ औक़ाफ़, उनका इस्तेमाल, वाहिद, जमा, साबिक़े, लाइक़े, ये जितनी भी चीज़ें आएंगी वो सब की सब चीज़ें साख्ती नज़रिए में आएंगी, स्ट्रक्चरल व्यू में आएगा। किसका? ज़बान का साख्ती नज़रिया। ओके जी। नेक्स्ट आता है ज़बान का अमली नज़रिया। अब अमली नज़रिए का मतलब ये होता है कि आप उन तमाम चीज़ों को जो आपने सीखी है, ज़बान की सूरतों का इस्तेमाल आपने सीखा है, जुमला बंदी सीखी है, क़वाइद सीखा है, अब उसको आप अमली तौर पर किस तरह पेश करेंगे? तो आप अमली तौर पर ज़बान के तमाम साख्त को कैसे अमली तौर पर पेश करेंगे? मज़मून निगारी के ज़रिए, ख़ुतूत नवीसी के ज़रिए, दरख्वास्त नवीसी के ज़रिए, रिपोर्ट बनाने के ज़रिए, और चाहे तो अपने असनाफ़ भी ले सकते हैं आप, कहानी है और बैतबाजी है, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये ज़बान के फंक्शनल व्यू है, अमली तौर पर नज़रिया आपने पेश किए। उसके बाद तीसरा जो नज़रिया है वो तामुली नज़रिया है, इंटरेक्टिव व्यू। आपने जो कुछ भी ज़बान सीखी है उस ज़बान के ज़रिए आप समाज में अपने ताल्लुक़ात बनाते हैं, उस ज़बान को ताल्लुक़ात का वसीला बनाते हैं।
आपस के एक दूसरे के ख़यालात एहसासात जानते हैं और इस्तेमाल होने वाली ज़बान के नमूनों पर आपकी तवज्जो मरकूज़ की जाती है। तो ये 3 नज़रिए आपने देखे हैं ज़बान के ताल्लुक़ से। पहला साख्ती नज़रिया, दूसरा अमली नज़रिया और तीसरा है ताअम्मुली नज़रिया। ताअम्मुली का मतलब ये समझ जाना कि आप इंटरेक्टिव सेशन में हैं, यानी आप अपने समाज में रहने वाले लोगों से ताल्लुक़ कायम कर रहे हैं ज़बान के ज़रिए। ठीक है जी। अब आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट मराहिल हैं जो हम आप डिस्कस करें। नज़रिए पे क्वेश्चन कैसे पूछता है? ये नज़रिए को अभी समझने की ज़रूरत है। जब आप नज़रिए को समझ जाएंगे तो आपको सवाल भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। ये पूरी की पूरी जो हम पढ़ रहे हैं उर्दू ज़ुबान के ताल्लुक़ से, उसकी साख्त, उसकी बनावट और माहिर नफ्सियात ने उर्दू ज़ुबान के ताल्लुक़ से क्या कहा, या ज़बान के सीखने, आमोज़िश, इक्तिसाब, ये तमाम चीज़ें क्या हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, ख़ास तौर पर जिसको एक एक्विजिशन समझ में आ गया, वो उर्दू के दीगर सवालात को समझ में आ जाएगा। आमोज़िश समझ में आना ज़रूरी है, ज़बान की साख्त समझ में आना ज़रूरी है। उसके बाद अब ये इम्पोर्टेंट मराहिल आ रहे हैं आपके सामने, जिसे हम कहते हैं ज़बान के तहसील के मराहिल। तहसील जो लफ्ज़ आपको नज़र आ रहा है वो इक्तिसाब का ही नाम है। ठीक है, इक्तिसाब को ही इंग्लिश में एक्विजिशन कहते हैं। अब हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि एक्विजिशन, इक्तिसाब, ये कौन सी ज़बान का होता है? फितरी तौर पर जो ज़बान सीखते हैं। फितरी तौर पर हम कौन सी ज़बान सीखते हैं? मादरी ज़बान। ठीक है जी, मादरी। तो अब ये चीज़ें आपने दिमाग में फ़िट करवा लीजिए कि इक्तिसाब, एक्विजिशन, फितरी तौर पर एक ही ज़बान सीखी जाती है, वो मादरी ज़ुबान है। ठीक है, और फिर वो जी सर, बच्चा अचानक भी ज़बान नहीं सीखता, वो धीरे धीरे ज़बान मुसलसल सीखने का अमल होता है। उसके बाद ज़बान पर उबूरी हासिल कर लेता है और उसके बाद वो कौन कौन से मराहिल से गुज़रता है। बच्चा फितरी तौर पर भी सीख रहा है, लेकिन वो कौन कौन से मराहिल से गुज़र रहा है। सबसे पहला मरहला है जिसे हम उर्दू में कहते हैं बोलने से क़ब्ल का मरहला, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्विंग। ये याद रखिए आप, क्विंग, बोलने से क़ब्ल का मरहला। ये कब से कब तक होता है? पैदाइश से लेकर 6 माह तक होता है, 0 to 6 मंथ। अब ये 0 से 6 महीने के जो बच्चे होते हैं, तो 6 हफ्ते के आसपास के बच्चे आवाज़ें शुरू करते हैं। वो आवाज़ें कैसी होती है? ऐसी होती है, आपने सुना होगा, छोटे बच्चे आपके घर में होंगे, भांजे भतीजे, जो ए आई ओ यू है ना, जिसे हम समझ सकते हैं कि वो वावेल की तरह आवाज़ें निकालते हैं। आ, ओ, ई, इस तरह की आवाज़ें बच्चे निकालते हैं। तो फिर जब वो 4 महीने के हो जाते हैं तो इनकी आवाज़ों में कंसोनेंट शामिल हो जाते हैं। कंसोनेंट ए, ई, आई, ओ, यू, ये तो सब वावेल हैं। 4 महीने के बाद बच्चों के अंदर वावेल के साथ साथ कंसोनेंट भी शामिल हो जाते हैं, जिसमें क यानी सी, जी, के, ये सब कंसोनेंट हैं। तो कंसोनेंट की भी आवाज़ में शामिल हो जाती हैं। तो सबसे पहली जो बोलने की स्टेज है वो क्विंग कहलाती है। सी कंसोनेंट है, ठीक है। सबसे पहला मरहला क्विंग, और दूसरा मरहला जो शुरू हो रहा है वो बोलने का ज़बान के मरहला, वो है बबलिंग, जिसे उर्दू में बबलाना कहते हैं। ये चलता है 6 महीने से 8 महीने तक का मरहला। अब देखिए यहाँ पर, वहाँ पर सिर्फ वावेल और कंसोनेंट थे। अब यहाँ पर हुर्फ़ इल्लत, हुर्फ़ सही को मिलाकर दोहराने वाले अल्फाज निकालते हैं बच्चे। जैसे अब वहाँ पर अलीफ लग जाता है, ए लग जाता है, बाबा, मामा, दादा, नाना, काका, चाचा, लाला, इस तरह की आवाज़ निकालते हैं। बाबा, 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 ठीक है, अम्मा, अब्बा, ये जो अल्फाज़ें हैं इसे हम कहेंगे बबलिंग।
दूसरी स्टेज है और इस स्टेज की उम्र 6 से लेकर 8 महीना। ठीक है, आप देखिए पहले मरहले में उसने वावेल कंसोनेंट निकाला, दूसरे मरहले में उसने हुर्फ निकाला। अब तीसरे मरहला जो है वो एक लफ्ज़ का मरहला कहलाता है, होलोफेरेसिक स्टेज कहलाता है, जो 9 से लेकर 8 महीने तक उसका अरसा होता है। होलोफेरेसिक का मतलब क्या होता है कि 9 महीने का बच्चा, यानी कि तकरीबन उसके 1 साल के करीब उम्र उसकी पहुंच रही है, तो वहाँ पर 9 महीने की उम्र में बच्चा पहला लफ्ज़ बोलता है। ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है जो पूरे जुमले की अक्कासी करती हो, पूरे जुमले की नुमाइंदगी करते हो। जैसे कि यहाँ पर मिसाल दी गई है कि बच्चा सिर्फ पानी कहता है या फिर मम कहता है, तो समझ जाते हैं उसके फैमिली वाले कि बच्चे पानी मांग रहा है। अब्बू कहता है तो समझ जाते हैं कि बस बच्चा अब्बू को मिलना चाहता है या अब्बू के पास जाना चाहता है। तो ये जो मरहला है एक लफ्ज़ का मरहला कहलाता है। इसकी उम्र है 9 से लेकर 18 माह। ठीक है, उसके बाद चौथा जो मरहला है वो 2 अल्फाज का मरहला है। अब एक अल्फाज के मरहले में एक अल्फाज अदा कर रहा है बच्चा। अब 2 अल्फाज के मरहले में द 2 वर्ड स्टेज में बच्चा 2 अल्फाज का इस्तेमाल करेगा जुड़ा कर। पहले मरहले में बच्चा पानी कहता था, दूसरे मरहले में बच्चा पानी दो कहेगा, यानी पानी के साथ अब वो दो पानी दे दो इन अल्फाज का इस्तेमाल करेगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप? जी सर। इस तरह उसके पास कुल 50 अल्फाजों का मजमुआ बच्चे के पास तैयार हो जाता है और उन 50 अल्फाजों को बच्चा जोड़ी जोड़ी बनाकर इस्तेमाल करता है। अम्मी आओ, अब्बू आओ, ठीक है, इस तरह के अल्फाज जोड़ी जोड़ी बनाकर बच्चा अदा करता है। 5वीं जो स्टेप है, अब हमने देखा एक वावेल कंसोनेंट देखे, उसके बाद एक हुरूफ देखे, 2 हुरूफ देखे। अब उसके बाद जो है बच्चा टेलीग्राफी का मरहला, यहाँ पर बच्चा छोटे छोटे जुमले इस्तेमाल करता है। छोटे ऐसे जुमले, लेकिन ऐसे जुमले जिसमें कंजंक्शन नहीं होता। कंजंक्शन किसे हम कहते हैं? का, की, के, को, क्यों से जोड़ने वाले अल्फाज जो जोड़ते हैं, वो जोड़ने वाला जो कंजंक्शन है वो इस्तेमाल नहीं करता, बस बग़ैर कंजंक्शन के बग़ैर जोड़ने वाले अल्फाज इस्तेमाल करता है। जैसे कोई बच्चा कहता है ज़ैनब भाई डब्बा बंद, ठीक है, अम्मी पानी, इतना ही कहेगा। अम्मी पानी दे दो, अम्मी मुझे पानी दे दो नहीं कहेगा। ठीक है, तो इस मरहले में बच्चा बड़ों की तकरीर करता है और जुमले को छोटा करके बोलता है। अब आखिरी जो मरहला आएगा वो रहेगा जुमलों का, जहाँ पर अब जो कमी बेशी रह गई थी बच्चे की, जिसमें बच्चा कंजंक्शन का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, जोड़ अल्फाज का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, अब यहाँ पर लेटर मल्टी वर्ड स्टेज आ गई है उसकी। 30 माह यानी 2 साल से ज़्यादा इसकी उम्र है, 1.5 साल का, 2.5 साल का। अब यहाँ पर बच्चा बातचीत के लायक हो जाता है। ठीक है, इसमें वेरिएशन भी आ जाते हैं, तग़य्युर आ जाते हैं, बच्चा ज़बान सीख जाता है। इसमें बच्चा फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल, जिन्स, साबिक़े, लायक़े, अल्फाज की तेदाद, वाहिद, जमा, इन तमाम चीज़ों को तसव्वुर में लाते हुए सही अल्फाज इस्तेमाल करता है। तो ये 6 मरहले हैं पहली ज़ुबान सीखने के। पहली ज़ुबान से मेरी मुराद मादरी ज़ुबान। ठीक है, तो मुझे बताइए कि पहला मरहला कौन सा था पहली ज़ुबान का? कोइंग। दूसरा मरहला बबलिंग। तीसरा मरहला जी होलो। जी होलोफेरेसी, एक लफ्ज़ का मरहला। जी, 1 वर्ड। सेकेंड, फोर्थ वन 2 वर्ड। 2 वर्ड। 5वां फिर टेलीग्राफी का मरहला। टेलीग्राफी। और छठा मरहला है सेंटेंस का मल्टी वर्ड। समझ में आ गया? जी सर। ये कौन सी स्टेजेस हैं? पहली ज़ुबान यानी मादरी ज़ुबान सीखने के स्टेज है। आप इस चीज़ को याद रखें। जी सर। ठीक है, मादरी ज़ुबान किसकी कोई भी हो सकती है। अब जिस तरह मादरी ज़ुबान सीखने के 6 मरहले आपके सामने आए हैं, उसी तरह
दूसरी ज़ुबान सीखने के मरहले भी हैं। अब ये जो 6 के 6 अच्छा। मरहले आपके सामने आए हैं, तो ये तो पूरी फितरी तौर पर बच्चे ने ज़ुबान सीखा है, बस उसको मरहलावार सेट करके हमको बताया गया है। अब हमने आपको शुरुआत में कहा कि ये पूरा जो अमल है पहली ज़ुबान सीखने का, वो पूरा का पूरा अमल क्या है, फितरी है और इक्तिसाब है, ठीक है, गैर रस्मी है। इस पर कोई इसको स्कूल नहीं जाता बच्चा, यहाँ पर बाकायदा नहीं सिखाया जाता। लेकिन दूसरा मरहला कैसा रहेगा, दूसरी ज़ुबान का मरहला ऑफिशियल रहेगा, रस्मी तौर पर रहेगा, ठीक है। जी सर। अब उसकी पहली ज़ुबान की आमोजिश थी, क्या इक्तिसाब था? इक्तिसाब था। हाँ, अब दूसरी ज़ुबान की आमोजिश होगी या इक्तिसाब होगा? आमोजिश। वेरी गुड, फ़र्क समझ में आ गया। जी सर। तो दूसरी ज़बान के मराहिल भी हमको देखना है, देख लेंगे, चलिए शॉर्ट में है। दूसरी ज़बान के मराहिल है। अब यहाँ पर बच्चा रस्मी तौर पर सीखेगा, ठीक है। जी सर। अब इसके सीखने का अमल लर्निंग कहलाएगा, ज़बान के सीखने का अमल कहलाएगा। तो सबसे पहला जो मरहला कहलाएगा वो है खामोश या तहसीली मरहला, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे साइलेंट और रिसेप्टिव फेज़। अब यहाँ पर ऐसा मरहला ही है, फर्स्ट स्टेज ऐसी है, मान लीजिए कि आप इंग्लिश ज़बान सीखने के लिए बैठे हैं, इंग्लिश आपकी सेकंड लैंग्वेज है। इस मरहले में जो लर्नर है वो नई ज़बान के अल्फाज को सीखने और नए अल्फाज को बोलने की मश्क में वक्त अपना सर्फ करता है। यानी कि अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो सबसे पहले आप वर्ड्स मीनिंग याद करते हैं, ठीक है, उन्हें बोलने की मश्क करते हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, सिर्फ वोकैबुलरी को अपने बढ़ाते हैं फर्स्ट मरहले में, उसे हम कहेंगे रिसेप्टिव फेज़। अभी इस मरहले में बच्चा अमली तौर पर रवानी के साथ, अपनी समझ के साथ विलिंगली बोल नहीं पाएगा सेकंड लैंग्वेज। पहला मरहला होगा रिसेप्टिव, जिसमें बच्चा वोकैबुलरी अल्फाज को बोलने की मशक अपने आप से करनेगा, ठीक है। दूसरा जो मरहला है वो है इब्तिदाई तैयारी, जिसे हम कहते हैं अर्ली प्रोडक्शन। इस मरहले में क्या होगा कि जो अल्फाज उसने सीखे हैं, जो छोटे छोटे अल्फाज उसने सीखे हैं, फ़िक्रे सेंटेंस सीखे हैं, वो दूसरे मरहले में बच्चा बोलने की कोशिश करेगा और उन अल्फाज को जोड़कर बनाएगा, ठीक है, छोटे छोटे जुमले बनाएगा। और तीसरा जो मरहला है वो तकरीर की इब्तिदा है। अब तीसरे मरहले में बच्चा स्पीच करेगा, यानी कि कई हज़ार उसके पास अल्फाज जमा हो चुके हैं और उन अल्फाज को छोटे छोटे जुमले बनाने लगता है और दूसरी ज़ुबान जुड़ने लगता है। जुड़ने से मुराद वो जुमलों को पुरोकर स्पीच करता है, वो सेंटेंस को पुरोकर स्पीच करने लगता है, ठीक। चौथा मरहला है इब्तिदाई रवानी, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंटरमीडिएट फ्लुएंसी। स्पीच के बाद का मरहला है, अब बच्चे को बोलना आ चुका है, अब वो कहीं पर भी खड़े रहकर अपने ख़यालात का इजहार कर चुका है। अब चौथा ऐसा मरहला है जिसे हम इब्तिदाई रवानी कहते हैं। ये ऐसा मरहला है जो आमोज़गार पेचीदा जुमलों में बातचीत की शुरुआत करता है। अब यहाँ पर किसी किस्म का उसे हेजिटेशन नहीं होगा, बल्कि वो इतने इस मरहले में वो दूसरी ज़बान में सोचने लगेगा, वो दूसरी ज़बान में अपने ख़यालात को भी इजहार करने लगेगा। अब उसे सिर्फ रट कर या देख कर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और आखिरी मरहला उसका फ़ाइनल है, जिसे उर्दू में कहते हैं रवानी, इंग्लिश में कहते हैं फ्लुएंसी। अब यहाँ पर कोई किसी किस्म की उसे क़ैद-ओ-बंद नहीं है, उसके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा है, जुमले हैं, कोई पेचीदगी नहीं है और वो सोचता भी है, इजहार भी करता है, बल्कि उससे आगे बढ़कर बच्चा समाजी मामलात में ज़ुबान को इस्तेमाल करता है और वो भी खालिसपन के साथ, प्योरिटी के साथ अपने आप को रिप्रेजेंट करता है सेकंड लैंग्वेज में। सो दीज आर द 5 स्टेप अबाउट द सेकंड लैंग्वेज। ये 5 मराहिल हैं दूसरी ज़बान के, ठीक है। समझ में आया आप लोगों के? जी सर।
तो इंशाल्लाह इसके बाद का जो मरहला है, इसके बाद का जो कंटेंट है उर्दू का, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। पूरा चैप्टर मुकम्मल करने के बाद हम दूसरे सब्जेक्ट पर जाएंगे। एक सब्जेक्ट CDP का हमने फ़र्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, उर्दू का फ़र्स्ट चैप्टर होगा कंप्लीट मुकम्मल होगा। उसके बाद हम इंशाल्लाह मैथ्स की पेडागॉगी और EVS पर भी हम जाने वाले हैं। जो लोग ऑनलाइन इंटरेस्टेड हैं उनको व्हाट्सएप से मैसेज करने के लिए कहिए। समझ में आया आज का पूरा चैप्टर? जी सर। ओके सर। तो इंशाल्लाह हम कल कंटिन्यू करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.